अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सबूर हसन खुर्शीद। और मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि यार ये जो स्टेप्स होते हैं मतलब कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के या पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाने का जो स्टेप्स होते हैं ओवरऑल, या वो मुझे बता दो। तो मैं उस पर ये वीडियो बनाने लगा हूँ। और ये वीडियो तकरीबन इतनी डिटेल में नहीं होगी, ये वीडियो सिर्फ होगी कि यार स्टेप्स क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और किस तरीके से आप आते हो। अच्छा, मेरे पास एग्जांपल चाइना की भी है और अब यूक्रेन की भी है, क्योंकि मैं पहले चाइना स्टडी करता था। मैंने बैचलर तकरीबन वहाँ पे चाइना में की है, तो उसका भी है, लेकिन उसका काफ़ी इजी है यूक्रेन से, क्योंकि चाइना ज़ाहिर सी बात है हमारे थोड़ी बहुत उनसे रिलेशनशिप अच्छा है, तो वहाँ का वीज़ा और ये जो स्टडी होती है मतलब कि स्टडी वीज़ा लेना थोड़ा ईजी है बजाय किसी और कंट्री के, यूरोपियन हो गए या किसी और कंट्री के बारे में। अच्छा, तो मैं यूक्रेन की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे यहाँ पे आने के लिए। यार जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपके पास एफएससी और मैट्रिक की जो है वो सनद हो। हाँ, मार्क्स कितने आए हैं ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर ही लेती है। हाँ, कोशिश ये करो कि यार जो आपके जो मैट्रिक और एफएससी है उसमें किसी की मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो। अच्छा, ये दो चीज़ें क्लियर हैं। बेहतर है कि 60% से ऊपर हो नंबर, ये बेहतर है। 60 से कम हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई ना कोई हल निकल आता है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो आपके मैट्रिक और एफएससी की जो संदे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आईबीसीसी से टेस्ट करवाना है, जो कि गुजरांवाला से होती हैं। अगर आपका बोर्ड गुजरांवाले से है, आपका बोर्ड जहाँ से भी है उस बोर्ड से होगी। मेरा गुजरांवाला का बोर्ड था, इसलिए मेरी वहाँ से हुई थी। सबसे पहले आपको जब अप्लाई करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी से एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है कि जी आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, हम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट होना सबसे लाजम है। पासपोर्ट, अपनी 2 संतें, फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर देगी। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी होती हैं नहीं देती, कुछ कुछ मज़ीद अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि आपका इंटरव्यू भी ले सकती हैं ऑनलाइन इंटरव्यू होगा आपका, फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ भाई आपको रखना है या नहीं रखना। एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, उसके बाद आपको मिलता है इनविटेशन लेटर। ये एक वीज़ा लेटर भी जिसे कह सकते हो। चाइना में से JW202 कहते थे, जिसकी बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिलता है। ये जो पेपर होता है ये यहाँ की गवर्नमेंट देती है आपको कि यार ये पेपर यूज़ करो अपने कंट्री के एम्बेसी में वीज़ा लेने के लिए। हाँ, एम्बेसी जाने के लिए हर कंट्री का थोड़े डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट चाइना और यूक्रेन के मैं सेम ही डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, 10 से 12 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एक। उसके बाद आपका पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप अपने जो होता है अपने शहर के जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके अप्लाई करते हो और 3-4-5 दिन बाद मिल जाता है। अच्छा, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आपने लेना होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपने कोशिश करें कि आप जो होता है आपको जो सिविल हॉस्पिटल होता है आपका, जो भी ज़िले का या फिर जो भी होता है शहर का होता है, जो मेन बड़ा हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, वहाँ से ले तो बेहतर है। वहाँ से आपके टेस्ट वगैरह होंगे, ब्लड टेस्ट हो गया, आपके लंग्स होते हैं, हर कंट्री डिफरेंट टेस्ट एक्सेप्ट करता है। कोई टीबी हो गया, एड्स वगैरह, ये इसके जो टेस्ट होते हैं जो कि इस तरह की बीमारियाँ जो कि फैल सकती हैं, तो वो उनकी टेस्ट लाजमी लेती है, हर कंट्री लेती है कि यार अगर ये बंदा यहाँ पे हमारे मुल्क में आता है तो मतलब कि मसला तो नहीं करेगा किसी किस्म का। तो आपके वो टेस्ट होंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद चाहिए होता है आपको एफिडेविट। एफिडेविट होता है, ये बनाता है आपका वालिद या फिर आपका भाई, वो बंदा बनाता है जो आपको सपोर्ट करने वाला है इस होल चीज़ में। मतलब कि फ़र्ज़ करो अगर आपका वालिद साहब जो है आपको सपोर्ट करते हैं कि यार ये मेरा बेटा है, ये जा रहा है चाइना या फिर यूक्रेन स्टडी करने के लिए, इसका जितना खर्चा वगैरह होगा मैं उठाऊँगा, मतलब कि मैं इतनी जगह हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इस बंदे का मैं खर्चा वगैरह हर चीज़ उठा सकता हूँ। ये एक एफिडेविट बनाता है, एक बयान हल्फी होती है किस्म की। वो आपके वालिद साहब कचहरी में जाएंगे और वहाँ से मिलता है स्टाम्प पेपर, और स्टाम्प पेपर पर वो सब कुछ लिख देंगे। हाँ, अगर आपकी उसको फ़ोटो चाहिए कि यार इसमें क्या क्या लिखना है या क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी भी उसकी एक फ़ोटो भी पड़ी हुई है। ये हो गया, आपके पास आ गया आपका इन्विटेशन, आपके पास आ गया पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास आ गया मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके पास आ गई बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपको करवाना है मोफा से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। बर्थ सर्टिफिकेट का भी याद रखना, क्योंकि चाइना में बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं था मांगा मुझसे, लेकिन जब मैं यूक्रेन में आया था उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट मुझसे मांगा था। तो बर्थ सर्टिफिकेट ज़ाहिर सी बात है, आप अगर पैदा हुए तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको बना होगा, अगर नहीं बना तो बना लो।
तो ये 5-6 चीज़ें हो गई बर्थ सर्टिफिकेट इंक्लूड करके। अब आपको जाना है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि इस्लामाबाद में है। जब मैं चाइना गया था तो मैं फ़िज़िकल वहाँ पे गया था। आप फिज़िकल वहाँ पे गया था, वो एक अटेस्टेशन करते हैं। पहले डॉक्यूमेंट IBCC से अटेस्ट होंगे, पीछे उनकी जो स्टैम्प वगैरह लगेंगी, उसके बाद आपने जाना है मोफा में। अब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है अटेस्टेशन हर चीज़ हो चुकी है। हाँ, पहले जब मैं चाइना गया था तो ये कोविड का कोई सीन नहीं था, लेकिन अब ये कोविड का सीन है, तो इसलिए आपको इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। कोविड इंश्योरेंस होती है, वो लेनी पड़ती है आपको। 2 इंश्योरेंस चाहिए होगी आपको, एक कोविड इंश्योरेंस चाहिए होगी और दूसरी होगी ट्रैवल इंश्योरेंस। ये चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हैं, आपके पास हर चीज़ मौजूद है। अब ये डॉक्यूमेंट्स की आपने बनानी है एक फ़ाइल, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में फ़ोटो कापी, साथ में 2 फ़ोटो भी बना लो, बेहतर है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं। पहले जब मैं चाइना गया था तो हम एम्बेसीज़ में जाते थे, पर जिस कंट्री की भी एम्बेसी में हमने, जिस कंट्री में हमने वीज़ा अप्लाई करना है, हम डायरेक्ट उसकी एम्बेसी में जाते थे। लेकिन अब आ चुकी है जेरिस। जेरिस का ऑफिस बना हुआ है हमारे चक शहजाद के आगे करके बना हुआ है इस्लामाबाद में। जेरिस के ऑफिस में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। वो जो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगा एम्बेसी को, और एम्बेसी में फिर आपका होगा इंटरव्यू। सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी जाना होगा, और कुछ एम्बेसी आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ही ले लेती हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था यूक्रेन आने के लिए। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाए थे, और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मेरा इंटरव्यू था, जो कि जेरिस के अंदर एक सेपरेट कमरा बना हुआ है, वहाँ पे हुआ था। तो जो भी एम्बेसडर था यूक्रेन का, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ याद रखनी है, तो वो भी मैं बता दूंगा अगर आपको जानना है तो। डिटेल में वीडियो हर चीज़ हर स्टेप की बना दूंगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ से 2 दफ़ा गुजर चुका हूँ, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो मुझे इसके बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद आपने वेट करना होता है अपने वीज़े का। अब जब वीज़ा मिल गया आपको, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपने टिकट लेके यहाँ पे आना होता है। हाँ, यहाँ पे जब वीज़ा मिल गया सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता। समटाइम्स जो कंट्री होते हैं, मेरे 2 दफ़ा जब मैं चाइना गया था और जब मैं यूक्रेन आया था, मुझे इमिग्रेशन ने तंग नहीं किया। मेरे ख़ास करके मुझे पाकिस्तानी इमिग्रेशन ने बहुत तंग किया था। जब मैं सियालकोट से वहाँ से निकलने लगा था तो उन्होंने मुझे बहुत तंग किया था, लेकिन इनकी इमिग्रेशन मुझे तंग बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, मैं वैसे एक शेयर कर देता हूँ इमिग्रेशन का सीन क्या होता है। अगर आपको वीज़ा मिल भी गया है, जब तक आप इमिग्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, वो आपका जो एंट्री होती है वो डिनाई कर देते हैं। समटाइम्स वो आपका वीज़ा भी कैंसिल कर देते हैं, उस पर वो स्टैम्प लगा देते हैं कि भाई ये हमने बंदा जो है हमें ये सेटिस्फाई नहीं कर सका कि ये हमारी कंट्री में क्यों आ रहा है। तो वो वीज़ा भी कैंसिल कर सकते हैं और आपकी एंट्री भी डिनाई कर सकते हैं। एंट्री डिनाई करने का सीन ये होता है कि आपको वो एंट्री नहीं देंगे, आप वापस जाओगे, फिर एक नई टिकट लेके फिर वापस आओगे। इस दफ़ा अगर उन्होंने जाने दिया तो बेहतर है, नहीं जाने दिया तो फिर वापस जब लगे रहो तब तक। तो अगर तो वीज़ा कैंसिल कर दिया फिर तो वीज़ा ही कैंसिल हो गया, फिर नया वीज़ा लो, सारा प्रोसेस दोबारा करो। इमिग्रेशन मोस्टली इस चीज़ के बारे में होती है कि यार ये बंदा जो हमारे जो वीज़ा लेके हमारी कंट्री में एंटर हो रहा है, ये वाकई जेन्युइन है या नहीं। इनका सीन ये होता है। फ़र्ज़ करो मैं स्टूडेंट वीज़े पे जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं वाकई पढ़ने वाला बंदा हूँ या फिर मैं सिर्फ कोई मतलब के कोई और सीन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो चक्कर है। इसलिए वो इमिग्रेशन वगैरह रोक लेती है। लेकिन मुझे दोनों दफ़ा किसी इमिग्रेशन ने पूछा ही भी नहीं है, और जब मैं चाइना गया तो मुझे ये भी नहीं था पता कि इमिग्रेशन भी होती है, और अगर होती है तो करती क्या है ये। क्योंकि जब मैं मेरे दोस्त को, उन्होंने जो मेरे दोस्त है मेरे साल जो साहिल है, जब इन्होंने साहिल को वहाँ पे रोका था ना इमिग्रेशन में, तब मुझे पता चला था कि भाई इमिग्रेशन तो बड़ी वाहियात चीज़ है। क्योंकि साहिल को तकरीबन उन्होंने 1.5-2 घंटा वहाँ पे खड़ा किया था। उनका साहिल का सीन ये था कि ये मेरे सिटी में सबसे पहले आया था। तो मैं छोंगचिंग में होता था, तो सबसे पहले ये छोंगचिंग आया था मेरे पास, फिर अब इसने अपने सिटी जाना था, तकरीबन 3-4 दिन बाद जाना था। तो जब ये मेरे सिटी में लैंड हुआ था, उन्होंने पकड़ लिया कि भाई एक बात बता, सिटी और यूनिवर्सिटी तुम्हारी यंताई में है, तो तुम छोंगचिंग में क्या करने आए हो। वो उन्होंने इस चीज़ पे रोक लिया था। और ज़रा मसला तब हुआ था जब वो यूनिवर्सिटी वाले को कॉल करते थे, वो कॉल नहीं उठाते। तो उन्हें थोड़ा और मज़ीद शक हुआ कि यार ये बंदा यूनिवर्सिटी में, इसकी यूनिवर्सिटी भी दूसरी जगह पड़ा है, इसका जो इन्विटेशन है ये भी एक्सपायर होने वाला है, और ये आया भी दूसरी सिटी में है। तो फिर जब उन्होंने फिर इसने बताया कि यार मैं अपने दोस्त के पास आया हूँ, तो अपने दोस्त के पास यहाँ पे आया हूँ मैं, तो उसके पास चंद दिन रहूँगा और फिर अपनी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा।
तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह की फ़ोटो वगैरह सेंड की थी कि यार सही ये बंदा मेरे पास ही आ रहा है और मैंने ही इसे बुलाया था यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें। तो फिर उन्होंने साल को जाने दिया। ये था इमिग्रेशन का सीन। सबसे पहले जो मुझे पता चला था कि यार इमिग्रेशन का सीन ये होता है। उसके बाद हाँ, इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, हर चीज़ हो गई है। फिर आपको एक्चुअली आपको जब आप यूक्रेन का जो था सीन था, यूक्रेन और चाइना दोनों का यही सीन था, आपको 3 मंथ का वीज़ा मिलता है। इस 3 मंथ के वीज़े में आपने कंट्री में एंटर होना होता है। जब यहाँ पे आप एंटर हो गए हो तो आपको फिर यहाँ पे एक आपने रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना होता है। रेजिडेंट परमिट होता है कि यार फ़र्ज़ करो अगर तो 4 साल की डिग्री है आपकी, तो आपको एक 4 साल का कार्ड बना के देंगे, आईडी कार्ड की तरह होता है बिल्कुल। मेरे पास पड़ा हुआ है, 1 साल का पड़ा हुआ है, मैं 1 साल बाद फिर रिन्यू कराऊंगा। वो मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो सैम्पल होता है। अच्छा, ये कार्ड मिलता है आपको 1 साल के लिए। इसके बाद यही होता है, हमको वीज़ा एक्सटेंड होता है। ये इसमें 1 साल के लिए आपको फिर कोई मसला नहीं होता। अब फिर आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें पाकिस्तान जाएँ, पाकिस्तान आए, जिस मर्ज़ी कंट्री में जाएँ वापस आएँ, आपको फिर जो इमिग्रेशन तंग नहीं करती। तो ये सीन था, प्रोसेस ये था। फिर एक दफ़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रोसेस होता क्या क्या है। सबसे पहले आपके पास मेट्रो और FSA की संदेह, सब्जेक्ट फेल नहीं होने चाहिए, इनको IBCCC से टेस्ट करवाना है, फिर इनको मोफा से टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपको इन्विटेशन मंगवाना है किसी यूनिवर्सिटी का, लेट्स से यूक्रेन का। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में जो मोस्टली होती हैं, जो कि तकरीबन हर कंट्री ही मांगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस कटर सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, आपका एफिडेविट। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा मिलता है। वीज़ा मिलने के बाद आपको इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आप कंट्री में एंटर होते हो, लेट्स से यूक्रेन में एंटर होते हो। फिर आपको यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद आप यहाँ पे जाते हो इनके फॉरेन अफेयर्स में। कुछ फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, कोई माइग्रेशन सर्विस बोलते हैं, डिफरेंट है। अब वहाँ पे जाते हो, आपके फिंगर्स वगैरह होते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो आपकी फ़ोटो खींचते हैं और आपके ID कार्ड की तरह का बना के देते हैं, जिसे बोलते हैं TRC, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड। वो मिल गए, उसके बाद आप तकरीबन सिक्योर हो जाते हो। उससे इनसे पहले जितने भी स्टेप हैं आप इतने सिक्योर नहीं हो, क्योंकि किसी न किसी कोई भी अगर इधर उधर कोई चीज़ हुई तो आपको फिर सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है। तो ये छोटी सी वीडियो जो मैं बनाना चाहता था कि यार प्रोसेस होता क्या है, पाकिस्तान से किसी कंट्री में स्टडी के बेस पे आने के लिए क्या प्रोसेस होता है। हर एक का डिफरेंट है। वर्क का डिफरेंट होगा, बिज़नेस का डिफरेंट होगा, हर चीज़ का डिफरेंट होगा, टूरिस्ट वीज़े का डिफरेंट होगा। ये था स्टूडेंट वीज़े का। तो ये था, हालांकि ये वीडियो फिर भी काफ़ी लंबी बन गई है और काफ़ी डिटेल में बन गई है। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप चाहते हो कि मैं मज़ीद डिटेल में उस स्टेप को समझाऊँ, एक एक चीज़ के बारे में, तो कमेंट नीचे लाजमी करो, हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ये क्या, क्योंकि मैंने तकरीबन पिछले 3-4 साल से काम ही यही कर रहा हूँ। पहले चाइना, अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने चाइना में एक दो कंट्री का वीज़ा लिया है वहाँ पे, तो मुझे ये प्रोसेस काफ़ी अच्छे तरीके से पता है किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बाकी ये वीडियो मेरी आज की वीडियो यही थी। हाँ, अगर कोई और वीडियो की राय है तो कमेंट नीचे करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई चीज़ रह गई तो मैं लाजमी उसे नीचे कमेंट में या किसी चीज़ पे पिन कर दूँगा ताकि आपको पता चल जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई और मज़ीद सवाल हो तो मुझसे लाजमी पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।